अभी पिछले वीडियो में हमने मेंडल के वर्क को ख़त्म किया था। मेंडल के जो डिफरेंट लॉज थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वो सारे लॉज हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर हम मेंडल के बाद जो जेनेटिक्स में वर्क हुए हैं, जो मेंडल के एक्सेप्शन के तौर पे पढ़े जाते हैं, जिनको हम पोस्ट मेंडलिज्म बोलकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? पोस्ट मेंडलिज्म जेनेटिक्स। मतलब मेंडल के बाद जिन साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स पे वर्क किया तो देखने को मिला कि मेंडल के लॉज के अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेंडल ने एलील्स के बीच में, जो हमारे पास में जीन है उसको दो एलील्स हैं, मेंडल ने बताया था कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं और इन एलील्स के बीच में हमेशा क्या रिलेशन होता है? एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये रिलेशन बताया था। लेकिन जब हम पोस्ट मेंडलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि भाई डोमिनेंस रिसेसिव के अलावा भी कई सारे टाइप के इंटरेक्शन एलील्स के बीच में पॉसिबल होते हैं। तो पोस्ट मेंडलिज्म में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। थर्ड इसमें आएगा मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म। फिर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के बाद में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और एक और पढ़ना रहेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये सारे मेंडल के बाद के वर्क हैं और ये सारे मेंडल के वर्क के एक्सेप्शन हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स वर्क। जो मेंडल के लॉज हैं, मेंडल का काम है, उसके एक्सेप्शन के तौर पे इनको पढ़ा जाता है। स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नए पेज से स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस की रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे और वहाँ से पता लग जाएगा। भाई अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं। हमारे पास में एक जीन है, उसके दो एलील्स होते थे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। जो कैपिटल ए है वो एक ट्रेट प्रोड्यूस करता था, ट्रेट नंबर 1। जो स्मॉल ए है वो एक ट्रेट प्रोड्यूस करता था, ट्रेट नंबर 2। अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, हमारे पास में हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, तो इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पर जहाँ पे इसी जीन की 2 कॉपीज बन सकती हैं, वो टोटल जीनोटाइप हमारे पास 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में एलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। मतलब कैपिटल ए स्टेट में ट्रेट 1 दिखाई पड़ेगा, ये 100% श्योर है। स्मॉल ए में ट्रेट 2 दिखाई देगा, ये 100% श्योर है। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता था। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट वाला था उसका ट्रेट एक्सप्रेस होता था, बिल्कुल सही। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना, यहाँ पर ये दोनों एलील्स में से कोई सा भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होगा। क्योंकि जब वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है तो जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, तो दोनों अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसकी वजह से एक नया ट्रेट डेवलप होगा जो कि इन दोनों ट्रेट्स के बीच में होगा। तो जो थर्ड कंडीशन आती है, यहाँ पे एक नया ट्रेट आता है, ट्रेट नंबर 3। ये ट्रेट नंबर 3 जो है ना, ये इन बिटवीन रहेगा ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2 के। इन दोनों के बीच का ट्रेट रहेगा। जैसे अगर समझाया जाए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हाइट की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे टॉल हाइट आनी चाहिए, यहाँ पे ड्वार्फ हाइट आनी चाहिए, छोटी हाइट आनी चाहिए, और यहाँ पे इन बिटवीन, इन दोनों के बीच की अगर हाइट इस कंडीशन में आ रही है
तो ऐसे एलीलिक इंटरेक्शन को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ना तो ये पूरी तरह से डोमिनेंट है, ना ये पूरी तरह से डोमिनेंट है। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस का केस नहीं लग रहा है, तो जो रेशियो आने वाला है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में, वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसके क्रॉस बी पढ़ने वाले। उससे पहले हम समझते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। पहली बार ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरन्स ने। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कोरन्स ने स्टडी किया था जब वो मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। वो एक प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा का दूसरा नाम होता है 4 o'clock प्लांट, क्योंकि ये दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अपने फ्लावर की जो ब्लूम करता है, इसका फ्लावर जो ओपन होता है वो शाम के टाइम में होता है, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट कह करके बुलाया जाता है। कार्ल कोरन्स ने मिराबिलिस जलापा का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टडी किया, फ्लावर कलर। इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्लावर कलर स्टडी किया है। मिराबिलिस जलापा का फ्लावर कलर कंट्रोल करने वाला एक जीन था जिसके 2 एलील्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जो कैपिटल आर था वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है और जो स्मॉल आर है वो वाइट कलर प्रोड्यूस करता है। इंटरेक्शन की बात करें तो ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंट थे, कोई भी पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं था। इन्होंने 2 पेरेंट्स को उठाए, 2 प्योर पेरेंट्स को उठाया, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। एक पेरेंट था प्योर रेड और एक पेरेंट प्योर वाइट, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन मिलेगी। F1 जनरेशन तुम्हें मालूम है कि पूरी तरह से हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करती है। 100% जो F1 जनरेशन होती है वो हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगी। पर प्रॉब्लम यहाँ ये देखने को मिली कि कोरन्स को लगता था कि F1 जनरेशन में, जैसा मेंडल ने बताया था, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करने चाहिए थे जो कि डोमिनेंट होता। लेकिन जितने भी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल आए, ना तो वो रेड कलर के पेरेंट जैसे दिखाई पड़ रहे थे, ना तो वो वाइट कलर के पेरेंट जैसे दिखाई पड़ रहे थे। वो इन दोनों के बीच का कलर पिंक जैसे दिखाई पड़ रहे थे। 100% फ्लावर्स जो थे वो फिनोटाइप में पिंक कलर के दिखाई पड़ रहे थे। अब इस F1 जनरेशन से इन्होंने सेल्फिंग कराई ताकि F2 जनरेशन बनाई जा सके। जब यहाँ पे सेल्फिंग कराई तो 2 सेम जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस कराया। अच्छा, सेल्फिंग कराने पे इनको पुनेट स्क्वायर से जीनोटाइप रेशियो तो सेम ही रहेगा, मतलब 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप रेशियो अगर मेंडल के हिसाब से देखा जाता तो 3 एक तरह के होने चाहिए थे और एक तरह का होना चाहिए था, मतलब 3:1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो भी देखने को मिला, वो फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 देखने को मिला। यहाँ पर जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड कलर का फ्लावर है, ये वाला जो 1 है ये वाइट कलर का फ्लावर है, और जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज पिंक कलर का फ्लावर। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो जीनोटाइप रेशियो है और जो फिनोटाइप रेशियो है ये आपस में हमेशा बराबर आएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो बराबर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। तो जब दोनों साथ में आते हैं तो एक तीसरे तरह का ट्रेट प्रोड्यूस होता है इन बिटवीन, रेड और वाइट के बीच में पिंक ट्रेट। तो होमोजाइगस कैपिटल आर एक तरह का ट्रेट देगा, होमोजाइगस स्मॉल आर एक तरह का ट्रेट देगा, और हेट्रोजाइगस एक तीसरे तरह का ट्रेट देगा जो इन दोनों के बीच का होगा। तो इसी वजह से जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों 1:2:1 निकल करके यहाँ पे आ रहा था। और यहीं से उन्होंने पता किया कि भाई हर बार एलील्स के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कई बार कुछ ऐसे एलील्स भी होते हैं जो आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं।
तो ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जैक्ट सेम तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक और फ्लावर एक्सप्रेस करता है, एक और प्लांट एक्सप्रेस करता है, एंटेरहिनम मेजस। जो एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एंटेरहिनम मेजस नाम का एक प्लांट है जिसको स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, उसके फ्लावर का जो शेप होता है वो इस तरह का कुछ दिखाई देता है, डॉग के स्नाउट जैसा, इसलिए इस फ्लावर को, इस प्लांट को स्नैपड्रैगन फ्लावर या फिर डॉग फ्लावर भी बोला जाता है। ये जो प्लांट है ये भी सेम मिराबिलिस जलापा जैसा ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। मतलब यहाँ पर भी दो तरह के फ्लावर कलर हैं, रेड और वाइट, दो एलील्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं, पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम जो अभी तक हमने पढ़ा है मिराबिलिस जलापा का सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर भी होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझना है। सबसे पहला, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो हमेशा बराबर आएंगे। दूसरा, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है वो दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता, वो बीच का कोई ट्रेट एक्सप्रेस करता है, कोई तीसरा ट्रेट एक्सप्रेस करता है। तो हेट्रोजाइगस डू नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट, किसी भी पेरेंट को वो रिजेंबल नहीं कर रहा होता, वो बीच का कोई तीसरा ट्रेट दे रहा होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद में जो दूसरा हमें कंसेप्ट पढ़ना था दैट वाज कोडोमिनेंस। पहला हमने ख़त्म कर लिया, इसके बाद सेकंड पे चलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर जो दो एलील्स हैं वो कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं और अपने आप को फुल एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, बोथ एलील्स ऑफ अ जीन, बोथ एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस फुली, पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन बोथ होमोजाइगस स्टेट, चाहे वो होमोजाइगस स्टेट में रहें, और हेट्रोजाइगस, मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं, चाहे दूसरा वाला सेम हो एलील या दूसरा वाला डिफरेंट हो। अब इसको कैसे समझेंगे ये बताते हैं। देखो, हमारे पास में एक जीन है ए जिसके दो एलील्स हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए एक ट्रेट लेकर के आता है, ट्रेट नंबर 1। स्मॉल ए एक ट्रेट लेकर के आता है जिसका नाम है ट्रेट नंबर 2। लेकिन जीनोटाइप्स की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो एलील्स होते हैं। तो दो एलील्स के रिस्पेक्ट में जीनोटाइप्स जो पॉसिबल हैं वो 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। होमोजाइगस के कैपिटल ए, होमोजाइगस स्मॉल ए और हेट्रोजाइगस, या इसको बीच में कर देते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। होमोजाइगस कंडीशन में तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, मतलब यहाँ पे ट्रेट 1 आएगा और यहाँ पे ट्रेट 2 आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है तो इस कंडीशन में भी ये दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ट्रेट 1 भी पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे, प्लस ट्रेट 2 भी पूरा का पूरा आएगा। यहाँ पे कोई भी किसी को सप्रेस नहीं करेगा, पूरी तरह से ट्रेट 1 भी दिखाई देगा और पूरी तरह से ट्रेट 2 भी दिखाई देगा। तो ये अपने आप में एक नया ट्रेट बन जाएगा, ट्रेट नंबर 3। ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, दोनों ट्रेट अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को ट्रेट नंबर 3 बोल रहे हैं। अब ये कैसे होता है एग्जाम्पल लेके समझेंगे तभी समझ में आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोट कलर या फिर फर कलर कैटल्स का। जो गाय होती है
उसका कैटल का फर कलर जो होता है वो कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गाय के कोट कलर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है बी, जिसके दो एलील्स हैं B1 एंड B2। B1 एलील ब्लैक कलर लेकर के आता है और B2 जो है वो वाइट कलर लेकर के आता है, और ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के लिए पहली जनरेशन में पेरेंट हम दोनों होमोजाइगस यूज़ करते हैं, मतलब एक होमोजाइगस ब्लैक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट होमोजाइगस वाइट पेरेंट है। तो एक पेरेंट हमने होमोजाइगस ब्लैक और दूसरा होमोजाइगस वाइट लिया। इनको क्रॉस कराने पे जो F1 जनरेशन आती है वो 100% हेट्रोजाइगस होती है। जीनोटाइप पे देखें तो भाई 100% F1 जनरेशन कैसी होती है? हेट्रोजाइगस। तो फिनोटाइप कैसा होना चाहिए था? अगर मेंडल की बात देखें तो फिनोटाइप इनमें से किसी एक तरह का होना चाहिए था, लेकिन जो फिनोटाइप यहाँ पर दिखाई देता है वो रोन कलर दिखाई पड़ता है। अब ये रोन कलर का मतलब क्या है? रोन कलर का मतलब है पैची कलर। रोन कलर का जो मतलब होता है दिस मीन्स पैची। अगर किसी गाय के अंदर में हमें स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, वाइट कलर के स्पॉट, वाइट कलर के स्पॉट और ब्लैक कलर के स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का स्पॉट है जहाँ पे ब्लैक कलर पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है ना वो पूरा ब्लैक है, मिक्सिंग नहीं हो रही। जो ब्लैक पार्ट है वो पूरा का पूरा ब्लैक है, और ब्लैक पार्ट किसकी वजह से आ रहा है? B1 के एक्सप्रेशन की वजह से। मतलब अगर ब्लैक पूरी तरह से शो हो रहा है तो B1 अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, कुछ पैच ऐसे हैं जो वाइट हैं, जो B2 एलील की वजह से आ रहे हैं, और जहाँ पे वाइट कलर है वो पूरी तरह से वाइट है, वहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक और वाइट ने मिल करके ग्रे कलर दिया, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से ब्लैक, और जहाँ पे वाइट कलर है वो पूरी तरह से ब्लैक वाइट है। ऐसे कंडीशन को हम पैची या फिर रोन कलर बुलाते हैं। तो 100% F1 जनरेशन रोन कलर को शो कर रहे हैं। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमने दो रोन इंडिविजुअल्स को उठाया, मतलब B1 B2 वाले दो इंडिविजुअल्स को उठाया डायरेक्ट, और इनको सेल्फिंग कराई, इनका मेटिंग कराया। इनको जब मेटिंग कराते हैं तो रेशो क्या आता है भाई? हमें डायरेक्ट जीनोटिपिक रेशो तो मालूम ही है। जीनोटिपिक रेशो हमें मालूम है, B1 B1 B2 B2 1-1 रेशो में आएंगे, और जो हेट्रोजाइगस B1 B2 है वो 2 रेशो में आएगा। जीनोटिपिक रेशो तो मालूम है, तो फिनोटिपिक रेशो कैसा होना चाहिए भाई? फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 आता था, लेकिन यहाँ पर 3:1 नहीं आएगा। यहाँ पर जो फिनोटाइप है इसका वो ब्लैक कलर दिखाई पड़ेगा 1 रेशो में, इसका हमें रोन कलर दिखाई पड़ेगा जो कि 2 रेशो में है, और इस B2 और B2 वाला जो है होमोजाइगस B2 ये वाइट कलर दिखाई देगा जो 1 रेशो में। तो जीन फिनोटाइप रेशो की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि फिनोटाइप रेशो भी हमारे पास में 1:2:1 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो दोनों एलील्स हैं वो कंप्लीटली डोमिनेंट है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, जिसकी वजह से एक तीसरे तरह का फिनोटाइप आता है जिसमें दोनों एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। B1 भी एक्सप्रेस हो रहा है और B2 भी एक्सप्रेस हो रहा है। ये हो गया कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लिखने वाले हैं। कोडोमिनेंस के जो फीचर हैं वो हमें समझने। अब कोडोमिनेंस का भी पहला फीचर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा ही है, मतलब कोडोमिनेंस के अंदर भी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो बराबर आते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो को अगर हम लेकर के चलें तो हमेशा बराबर दिखाई पड़ते हैं कोडोमिनेंस में। दूसरा जो इसका डिफरेंस है भाई, ये तो सिमिलैरिटी हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ, लेकिन जो डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बीच में वो ये है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को अगर हम देखेंगे तो उसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, रिजेंबल बोथ पेरेंट्स टुगेदर, वो दोनों पेरेंट्स को साथ में रिजेंबल कर रहा होता है।
जबकि अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो वहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग ना तो पेरेंट 1 को रिजेंबल कर रहा था ना पेरेंट 2 को रिजेंबल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह से वाइट कलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरी तरह से ब्लैक कलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। बाकी उनका रेशो दोनों का बराबर आता है 1:2:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों F2 जनरेशन में। और F1 जनरेशन में पूरी तरह से एक नया फिनोटाइप आता है, रोन फिनोटाइप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो पोस्ट मेंडलिज्म वाले कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पोस्ट मेंडलिज्म के जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस पे खुद किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ये खुद अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनका रेशो याद रखना पड़ेगा और वो रेशो मेंडल के जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे 3:1 उससे डिफरेंट आएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं ताकि इससे आपका हाथ बैठ जाएगा और एक दो क्वेश्चन करने के बाद में आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मान लो हमारे पास में a gene showing incomplete dominance, ठीक है। इस जीन के रिस्पेक्ट में हम एक दो पेरेंट को क्रॉस करवा रहे हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के बीच में, जो दोनों कैसे हैं, एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा गया है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल, इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उन ऑफस्प्रिंग में से कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल होंगे दैट रिजेंबल पेरेंट 2 इन फिनोटाइप। क्या क्वेश्चन बोल रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक जीन है ए जीन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने दो पेरेंट्स लिए हैं P1 और P2, कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके कुछ बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों में से कितने का ऐसा फ्रैक्शन होगा, कितनों का ऐसा रेशो होगा जो P2 इंडिविजुअल के फिनोटाइप से रिजेंबल कर रहे होंगे, P2 इंडिविजुअल के फिनोटाइप से रिजेंबल कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हमें मालूम है कि भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये एक ट्रेट देता है, ये एक दूसरा ट्रेट देता है, ये एक दूसरा ट्रेट देता है और ये एक तीसरा ट्रेट देता है जो इन बिटवीन होता है, T1 और T2 के बीच का ट्रेट होता है ये वाला। ठीक है, अब बस हमें इसको इक्वेशन से सॉल्व कर देना है। पेरेंट 1 जो है वो ए स्मॉल ए, पेरेंट 2 जो है वो ये है। इनके बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो पुनेट स्क्वायर से डायरेक्ट क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। क्रॉस करने पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। टोटल कितने तरह के जीनोटाइप बने? एक जीनोटाइप ये बना है और एक जीनोटाइप ये बना है। ठीक, अच्छा, पेरेंट 2 का फिनोटाइप किसकी वजह से आ रहा है? स्मॉल ए की वजह से। और आपको मालूम है कि भाई पेरेंट 2 को रिजेंबल करने के लिए फिनोटाइप ऐसे वाले का ये पूछ रहा है। कितने बच्चे हैं जो इस स्मॉल ए वाले हैं? टोटल 2। कितने में से? टोटल 4। तो हमारे पास में आ जाएगा रेशो 1/2 या फिर 50%। तो आधे बच्चे या 50% बच्चे पेरेंट 2 को रिजेंबल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला था, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वैसे कहीं कंसेप्ट आया भी नहीं। या एक और कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ कि मान लो हमारे पास में दो पेरेंट्स हैं, एक ये पेरेंट है और एक ये पेरेंट है। इनको क्रॉस कराकर हम F1 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं और F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के बाद में F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं।
मान लो कि जो F2 जनरेशन इनकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसमें टोटल 1000 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जो F2 जनरेशन है उसमें कितने ऑफस्प्रिंग है? 1000 ऑफस्प्रिंग। उन 1000 ऑफस्प्रिंग में से हाउ मैनी रिजेंबल पेरेंट 2, जो ये वाला है पेरेंट, इसको इन फिनोटाइप में कितने बच्चे इस वाले पेरेंट 2 को रिजेंबल कर रहे होंगे। ठीक है, F2 जनरेशन का डायरेक्ट रेशियो आपको मालूम है भाई, ये तो हमारा सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बनेगा। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो आपको मालूम है कि भाई F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो रहता है वो 1:2:1। 1 में हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, अब क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो फिनोटिपिक रेशियो इसका अलग दिखाई देगा, इसका अलग दिखाई देगा और इसका अलग दिखाई देगा। ये ट्रेट 1 शो करेगा, ये ट्रेट 2 शो करेगा और ये अलग तरह का ट्रेट 3 शो करेगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जो इस वाले पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं, कैपिटल ए। तो हमें कुछ नहीं करना, कैपिटल ए को रिजेंबल सिर्फ और सिर्फ ये जीनोटाइप करेगा। अब की बार ये वाला जीनोटाइप कैपिटल ए को रिजेंबल नहीं करेगा। इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो है 1/4। टोटल 4 है उसमें से 1। अब 1/4 का मतलब है जितने भी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग दिए हुए हैं बच्चे, 1000 बच्चे, उसका 1/4, और 1000 का 1/4 होता है 250। तो 250 बच्चे पेरेंट 2 को फिनोटाइप में रिजेंबल कर रहे होंगे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात होगी। ये रेशियो करना बहुत ही ईजी है क्योंकि हमें सिंपल जो जीनोटाइप का रेशियो था उसी को फिनोटाइप का रेशियो मान के सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल तब बनते हैं जब हम इनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में रख देते हैं। भाई जब हम इसके क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कोडोमिनेंस या फिर दोनों को डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर प्लेस कर दें तब वो क्वेश्चन मुश्किल बनता है। जैसे एक मुश्किल क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे पास में एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ। इसको क्रॉस कराने के बाद में हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो है और जो फिनोटिपिक रेशियो है दोनों निकाल के देने हैं हमें। किस कंडीशन में? पहले कंडीशन सुन लो। जो जीन ए है वो कोडोमिनेंस शो करता है, मतलब जीन के ए के जो 2 एलील्स है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये आपस में कोडोमिनेंट है। लेकिन जो बी जीन है वो नॉर्मल है, मतलब उसके कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। जो बी है वो नॉर्मल है, मतलब वो डोमिनेंस शो करता है और रिसेसिवनेस शो करता है। अब हमें बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो, वरना तो आप डाईहाइब्रिड क्रॉस को करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अब की बार कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको समझना है कि भाई ये जीन और ये जीन एक अलग जीन है ना, इसका इनहेरिटेंस इसके साथ चलेगा, बी के साथ तो इसका कोई मतलब नहीं है। बी वाले का इनहेरिटेंस इसके साथ चलेगा, उसको ए से कोई मतलब नहीं। ये तो पक्का है, चाहे वो कोडोमिनेंस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, लेकिन इंडिपेंडेंट तो वो है ही ना। तो दोनों को अलग अलग क्रॉस करो और दोनों का रेशियो अलग अलग निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करेंगे। ए का हमारे पास में कंडीशन है ये वाला, जब ये कंडीशन है तो इसको क्रॉस कराएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। जब क्रॉस कराया तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि ये कोडोमिनेंस का केस है, तो जीनोटाइप रेशियो भी सेम आएगा और फिनोटाइप रेशियो भी सेम आएगा क्योंकि ये कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस में दोनों सेम रहते हैं। अच्छा, बी के लिए अगर हम क्रॉस कराएं तो इसके क्रॉस में भी रेशियो तो वही रहेगा, जीनोटाइप रेशियो तो भाई चेंज नहीं होने वाला।
कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। पर जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे 3:1 आता है, क्योंकि जो कैपिटल बी है वो पूरी तरह से डोमिनेंट है स्मॉल बी के ऊपर। तो जो रेशियो आएगा वो 3:1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो को कंबाइन करना है। देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर हमें कंबाइंड डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो निकालना होता था अभी तक, तो हम क्या करते थे, 2 मोनो हाइब्रिड को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ भी वही करना है। ए के लिए जो जीनोटिपिक रेशियो आया है 1:2:1, बी के लिए जो जीनोटिपिक रेशियो आया है वो 3:1। दोनों को जीनोटिपिक रेशियो है ये। जीनोटिपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें जीनोटाइप रेशियो तो चाहे वो कोडोमिनेंस हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, उससे मतलब ही नहीं होता। जीनोटाइप रेशियो तो अभी भी आपका वही सेम आएगा, 1:2:1:2:2:2:1:1, सेम आपको मल्टीप्लाई करते जाना है इसको तीनों से, फिर इसको तीनों से, और फिर लास्ट वाले को तीनों से। तो वो सिंपल सा 9 तरह का जीनोटाइप रेशियो आ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। फर्क आएगा फिनोटिपिक रेशियो में। फिनोटिपिक रेशियो जो है 9:3:3:1 अब की बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए के लिए जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है अब की बार 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय बी के लिए जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 3:1। तो हम इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो आएगा 3:6:3। आप रेशियो को किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे चल जाता है। फिर इसको फर्स्ट से 1:2:1, क्योंकि इसको फिर इससे करेंगे और इसको फिर इससे करेंगे। तो ये जो रेशियो है ये अब की बार फिनोटाइप का रेशियो, क्योंकि अब की बार क्या चेंज हुआ है, अब की बार इसका फिनोटिपिक रेशियो अलग था। इसमें 3 रेशियो थे और इसमें 2 रेशियो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रेशियो आएगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, और नंबर भी हमें पता लग गया, जो स्पेसिफिक रेशियो किस फॉर्म में है वो भी पता लग जाता है। तो जब इस तरह से आपको मिक्स कर देता है कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, उस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में एक जीन है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और बाकी दोनों नॉर्मल डोमिनेंट है, तो उसमें आपको तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है इंडिपेंडेंट, लेकिन जो जीन इनकम्प्लीट है उसका रेशियो अलग निकालना है इनकम्प्लीट के अकॉर्डिंग, जो डोमिनेंट वाले हैं उनके रेशियो डोमिनेंस के हिसाब से निकालना है। मल्टीप्लाई करके आपको रेशियो अपने आप आ ही जाएगा, उसमें कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट ये भी फिर नहीं रह जाता। तो ये हो गया कोडोमिनेंस की बात। कोडोमिनेंस के बाद में जो कॉन्सेप्ट है, जो पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर तीसरा इनहेरिटेंस टाइप है, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है वो आपको इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा। भाई अभी तक हम क्या बोल रहे थे, किसी भी जीन के हमारे पास में 2 एलील्स हुआ करते थे। मान लो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल ए है, स्मॉल है। अभी तक हम हमेशा क्या मान रहे थे कि एक जीन के हमेशा 2 एलील्स होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। भाई एलील्स तो म्यूटेशन से बनते हैं, ओरिजिनल या फिर जो एलील था, ओरिजिनल फॉर्म था, उसके म्यूटेशन से नए एलील्स का प्रोडक्शन होता है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही बार म्यूटेशन हो। भाई डीएनए के अंदर में, जीन के अंदर तो लगातार म्यूटेशन हो सकते हैं, और इन म्यूटेशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक ही जीन के मल्टीपल डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इसी को हम बुलाते हैं एलील्स। तो मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब है कि एक जीन के मोर देन 2 एलील्स, अगर कभी भी एक जीन के मोर देन 2 एलील्स हो जाएंगे तो उसी कंडीशन को बुलाते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म में जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में एक जीन है ए जीन, ठीक है। इसके अंदर म्यूटेशन होके इसके कई सारे फॉर्म बन गए, A1, A2, A3, ठीक, ये 3 फॉर्म्स बन गए, अलग अलग 3 फॉर्म्स का यहाँ पे क्रिएशन हो गया।
तो टोटल एलील्स इस जीन के कितने हैं? टोटल एलील्स यहाँ पे हैं 3 एलील्स। अच्छा, क्योंकि ये एक ही जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो याद रखेंगे कि ये सारे के सारे एक ही लोकस पे, एक सिंगल लोकस ऑफ क्रोमोसोम पे दिखेंगे। जहाँ पे A1 दिखेगा वहीं पर A2 दिखेगा, वहीं पर A3 दिखेगा। तो इनका जो लोकस होगा, इनका जो पोजीशनिंग होगी क्रोमोसोम पे, वो हमेशा सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पर तो 3 एलील्स हैं, पर इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर डिप्लॉइड होते हैं, मतलब हमारे पास में हर जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में इन तीनों में से किन्हीं की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। कोई सी भी 2 कॉपीज़ चलेंगी। अगर कोई सी भी 2 कॉपीज़ चलेंगी तो टोटल जीनोटाइप्स आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहला जीनोटाइप कैलकुलेट करने का तरीका है होमोजाइगस लिख लो, सबसे इजी। होमोजाइगस में दोनों एलील्स सेम होते हैं, मतलब एक होमोजाइगस हो जाएगा A1 A1, जहां पर दोनों कॉपीज जीन की A1 A1 टाइप की है। दूसरा जो होमोजाइगस होगा वो A2 A2, ये भी होमोजाइगस है, यहाँ पर दोनों एलील्स की जो कॉपी है वो A2 टाइप की है। तीसरा जो होमोजाइगस हो जाएगा दैट इज A3 A3। ये तीनों क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस का नंबर सेम रहेगा जितने एलील्स हैं, क्योंकि हर एक एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में रख सकता है। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस। भाई A1 के साथ A2 भी तो आ सकता है, A1 के साथ A3 भी तो आ सकता है, A2 के साथ A3 भी तो आ सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है, वो कैसे लिखेंगे? तो वो हमें लिखना है A1 के साथ में A2 भी हो सकता है, ये एक हेट्रोजाइगस है। A1 के साथ में A3 भी हो सकता है, ये भी एक हेट्रोजाइगस है। या A2 के साथ में A3 भी हो सकता है, ये भी एक हेट्रोजाइगस है। ठीक, इस तरह से भी आप इसको रखेंगे। क्या और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं, यहाँ पे और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो कितने टोटल जीनोटाइप्स बन गए? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पर हो जाएंगे 6 जीनोटाइप। टोटल जीनोटाइप कितने हो गए? 6 जीनोटाइप। अच्छा, ये 6 जीनोटाइप ना अलग अलग इंडिविजुअल में हो सकते हैं। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें तो इन 6 में से कोई सा एक प्रेजेंट होगा। मान लो अगर पर्सन 1 है, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, पर्सन नंबर 1, तो उसके सेल में इन 6 में से कोई एक हो सकता है। मान लो अगर इसके एक सेल में ये वाला प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में हर एक सेल में A1 और A1 कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सेल में A1 A1 मिल रहा है, दूसरी सेल में A2 A2, ऐसा नहीं होता। जो कॉम्बिनेशन इस पर्सन के अंदर में है वो उसके हर एक सेल में पाया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पर्सन 2 है, उसकी बॉडी में हमें दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, A1 A3 मिल रहा है। कोई तीसरा पर्सन है, पर्सन नंबर 3, उसकी बॉडी में A1 A2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो मल्टीपल एलेलिज्म है ना, वो हमें इंडिविजुअल में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन में तो किसी भी जीन के 2 ही एलील्स होंगे, चाहे वो मल्टीपल एलेलिज्म का केस हो या ना हो। एक पर्सन में एक जीन के 2 ही एलील्स हो सकते हैं, जोड़ा ही प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म आपको मिलेंगे कब? जब आप एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की स्टडी करोगे, जब आप पॉपुलेशन स्टडी करोगे, जब आप इस पर्सन को भी पढ़ोगे, इस पर्सन को भी पढ़ोगे, बहुत सारे पर्सन को पढ़ोगे, बहुत सारे इंडिविजुअल को पढ़ोगे या ग्रुप को पढ़ोगे, तो उस पूरे ग्रुप को मिला के हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मल्टीपल एलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टीपल एलिज्म कभी भी नॉट फाउंड इन इंडिविजुअल। कभी भी किसी एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलिज्म नहीं मिलता। तो मल्टीपल एलिज्म कहाँ पे मिलता है? ओनली इन पॉपुलेशन। जब आपको पॉपुलेशन पढ़ेंगे, आप एक ग्रुप पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, जब आप इस पूरे ग्रुप को पढ़ेंगे तब आपको मल्टीपल एलिज्म मिलेगा। एक पर्सन में मल्टीपल एलिज्म नहीं मिलता। और कितने तरह के जीनोटाइप हैं वो हमने यहाँ पे बता ही दिया। अब इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होना चाहिए। भाई हर बार तो आप इस तरह के जीनोटाइप बनाने वाले हैं नहीं, आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप डायरेक्ट
जीनोटाइप कैलकुलेट कर पाएँ अगर आपको नंबर ऑफ एलील्स दे दिए जाएँ। तो ये फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, वो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। ये फॉर्मूला है जीनोटाइप का। अगर आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने हैं कि कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं n ब्रैकेट के अंदर में n+1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलील्स, किसी भी जीन के कितने एलील्स हैं वो उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ट्राई इसी पे करते हैं, जो हमने एक जीन के 3 एलील्स लिए थे। अगर एक जीन के 3 एलील्स हैं तो टोटल जीनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से बन जाएगा 6। अब यहाँ पर देखो टोटल जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, 6 पॉसिबल है, और यहाँ पे हमने फॉर्मूले से कितना निकाला, 6। अच्छा, दूसरा कंडीशन लो, एक जीन है जिसके 4 एलील्स हैं, जिसके कितने एलील्स हैं, 4 एलील्स। टोटल जीनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे, ये कैसे निकालेंगे, फिर से वही, कुछ नहीं करना हमें, पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल टू 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 2 2 इज इक्वल टू 10। तो टोटल जीनोटाइप कितना हो जाएगा, 10। एक और कर लेते हैं, मान लो कोई जीन है जिसके 6 एलील्स हैं। धीरे धीरे बढ़ने पर आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। ये फॉर्मूला इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे एलील्स का नंबर बढ़ता जाता है ना, 3 4 तक भी ठीक है, लेकिन 5 6 जब जाएगा तो वहाँ पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने में इनकेपेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना ही है। 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो गया 3 इज इक्वल टू 21। तो 21 तरह के जीनोटाइप यहाँ पे बन जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है कि मल्टीपल एलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूला। ये अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कोई सा भी पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई जीनोटाइप की। अब आप पूछेंगे कि भाई फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, भाई उसके लिए भी कोई फॉर्मूला है, उसके लिए भी कुछ है क्या, क्योंकि हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों पूछा जाता है क्वेश्चन में। जीनोटाइप के लिए तो हमने बता दिया, बट फिनोटाइप के लिए कैसे हम इसको करेंगे। तो याद रखो, फिनोटाइप के लिए कोई पॉसिबल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि फिनोटाइप के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो फिनोटाइप है वो पॉसिबल नहीं है फॉर्मूले में देना, क्योंकि फिनोटाइप के लिए हमें एलील्स का आपसी इंटरेक्शन पता होना चाहिए। आपसी इंटरेक्शन, भाई एक एलील दूसरे के ऊपर में कंप्लीटली डोमिनेंट है या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है या को डोमिनेंट है, ये पता होना चाहिए। अब आपको मालूम है भाई, 2 एलील्स के बीच में 3 तरह के इंटरेक्शन पॉसिबल हैं। एक है डोमिनेंस रिसेसिव का, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और एक है को डोमिनेंस का। 2 एलील्स के बीच में इन तीनों में से कोई सा भी एक इंटरेक्शन हो सकता है। तो जब हमें इन तीनों का इंटरेक्शन पता चलेगा तब हम फिनोटिपिक रेशो दे पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिया था एक जीन ए के 3 एलील्स थे, A1 एलील, A2 एलील और A3 एलील। अब इनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है। हो सकता है कि भाई A1 जो है वो डोमिनेंट है ओवर A3। A1 जो है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है, A3 के ऊपर में। मतलब अगर A1 और A3 साथ में आएंगे तो A1 अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, A3 अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दूसरा, A2 जो है वो भी डोमिनेंट है ओवर A3। मतलब A2 जो है वो A3 के ऊपर डोमिनेंट है। अगर दोनों साथ में हैं, A2 और A3 साथ में आएंगे तो A2 अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, A3 अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा रिलेशन है वो A1 और A2 का। मान लो A1 और A2 आपस में कोडोमिनेंट है। जो A1 और A2 है ना, ये आपस में कैसे हैं, कोडोमिनेंट। इसका मतलब अगर दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये कोडोमिनेंस है, ये कंप्लीट डोमिनेंस और रिसेसिव वाला केस अब नहीं रहा। तो जब हमें ये पता लगा, अब हम जाके फिनोटिपिक रेशो बता पाएंगे। इसके बिना आप फिनोटिपिक रेशो नहीं बता सकते, है ना। तो फिनोटिपिक रेशो के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, वो कभी आपसे पूछेगा भी नहीं इतने सारा। एक फिक्स्ड एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म का, फिनोटिपिक रेशो वहीं से पूछा जाता है। जीनोटिपिक रेशो आपको कोई सा भी पूछ सकता है, क्योंकि इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला है जो
किसी भी मल्टीपल एलिलिज्म में अप्लाई हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में इसका एक एग्जाम्पल। जब हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें और क्लियर होगा। मल्टीपल एलिलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। जो ह्यूमंस के अंदर में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो, ह्यूमंस के ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड सेल और एक प्लाज्मा। वैसे ये जूलॉजी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक रहता है। ब्लड सेल में एक इंपॉर्टेंट सेल होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर में एक शुगर प्रेजेंट होती है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, जिस शुगर को बोलते हैं, ये शुगर आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये जो शुगर है, इस शुगर को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिस जीन का नाम है आई जीन। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस शुगर को बनाने के लिए, वो जीन है आई जीन। इस आई जीन के तीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, या फिर इसको स्मॉल आई भी लिख देते हैं। क्यों स्मॉल आई लिखते हैं वो भी पता लग जाएगा। तो इस जीन आई के तीन डिफरेंट एलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई ओ और स्मॉल आई। ये तो जीन्स की बात हो गई। अगर यहाँ पे टोटल 3 जीन्स हैं तो टोटल फिनोटाइप, जीनोटाइप कितने हो सकते हैं भाई? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, 3 4 ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। टोटल जीनोटाइप का नंबर जो आने वाला है वो 6 टाइप के जीनोटाइप आ सकते हैं। उसमें भी आप ध्यान रखें कि ये दोनों जो आपस में होते हैं ये कोडोमिनेंट होते हैं। कोडोमिनेंट, ए और बी आपस में कैसा रिलेशन शो करते हैं? कोडोमिनेंट। और जो ओ है, जो ये ओ है, ये पूरी तरह से रिसेसिव है। ये जो ओ है ये पूरी तरह से क्या है? रिसेसिव। चाहे ए के रिस्पेक्ट में देखें तो वो तो भी ये रिसेसिव है, और बी के रिस्पेक्ट में देखें तो भी ये रिसेसिव है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बात करें तो ये दोनों कोडोमिनेंट है। इसका मतलब जीनोटाइप यहाँ पे लिखते हैं ब्लड सेल के अंदर में जो जीनोटाइप है, शुगर है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। मान लो अगर हमारे पास जीनोटाइप आ रहा है, पहला जीनोटाइप आई ए आई ए, आई ए आई ए, पहला जीनोटाइप ये बनेगा। तो आई ए की वजह से जो शुगर आएगी आरबीसी के ऊपर में वो ए शुगर आएगी। आई ए की वजह से जो शुगर आने वाली है वो ए शुगर आने वाली है। बी शुगर हम उस पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उस पर्सन की बॉडी में बी शुगर नहीं है तो उस पर्सन के प्लाज्मा में बी के अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। उस पर्सन के प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? शुगर बी के लिए एंटीबॉडीज। मान लो अगर कभी शुगर बी उसकी बॉडी में एंटर करती है, ऐसा आरबीसी एंटर करता है जिसका शुगर बी होगा, तो ये एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी। ये पहला केस हो गया। दूसरा जो जीनोटाइप है वो है होमोजाइगस बी, आई बी। जब आई बी प्रेजेंट होगा तो जो शुगर प्रेजेंट होगी वो बी शुगर होगी। इसकी बॉडी में ए शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि इसके ब्लड सेल के ऊपर में ए शुगर नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होंगी वो एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। वो एंटीबॉडीज कैसी होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज। मतलब अगर कभी भी इसकी बॉडी में शुगर ए इंट्रोड्यूस की जाती है या ऐसा आरबीसी इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी सरफेस पे ए शुगर प्रेजेंट है, तो वो इसको किल कर देगा। तीसरा हमारे पास में आएगा स्मॉल आई। ये जो स्मॉल आई है, यहाँ पे कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की सरफेस पे कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज भी देखने को मिलेगी और प्लस एंटी बी एंटीबॉडीज भी देखने को मिलेगी। दोनों एंटीबॉडीज इसकी सरफेस पे देखने को मिलेगी। मतलब इसकी बॉडी में अगर ए शुगर वाला आरबीसी एंटर कर गया तो भी वो इसको किल कर देगा, और बी शुगर वाला आरबीसी एंटर कर गया तो भी वो उसको डैमेज कर देगा।
ये तीनों होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन हमारे पास में जीनोटाइप कितने पॉसिबल है? 6। तो तीसरा जीनोटाइप जो आएगा, मतलब चौथा जो जीनोटाइप आएगा वो IAIO, इसको स्मॉल आई लिख लो, वो ज़्यादा ठीक है। IA स्मॉल आई। देखो IA और स्मॉल आई के बीच में जो रिलेशन था वो कंप्लीट डोमिनेंस रिसेसिवनेस का था, मतलब जो IA था वो कंप्लीट डोमिनेंस था और स्मॉल आई रिसेसिव था। जब ये रिसेसिव है तो शुगर कौन सी बनेगी? A वाली। तो यहाँ पे शुगर कौन सी बनेगी? A शुगर। अगर इसकी बॉडी में A शुगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज के प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। मतलब ये जो फिनोटाइप है ये बिल्कुल सेम फिनोटाइप है इसके जैसा। अच्छा, 5वां लेते हैं, IB स्मॉल आई। जो IB है ये भी डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर में। स्मॉल आई पूरी तरह से रिसेसिव है, तो यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? B शुगर। तो यहाँ पे B शुगर प्रेजेंट होगी, और अगर B शुगर है तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी-A एंटीबॉडी। लास्ट जो जीनोटाइप है, छठा जो जीनोटाइप है वो IA के साथ में IB प्रेजेंट होगा। हमने बोला था IA और IB को डोमिनेंट है, मतलब अगर जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो A शुगर भी प्रेजेंट होगी और B शुगर भी प्रेजेंट होगी। जब दोनों शुगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी? नो एंटीबॉडीज। तो इसके ब्लड में चाहे हम A शुगर वाले RBC डाल दें, B शुगर वाले RBC डाल दें, या AB शुगर वाले RBC डाल दें, कोई से भी RBC इसके ब्लड में डाल दें, उसकी बॉडी में RBC को रप्चर नहीं किया जाएगा। ये पूरे कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कितने तरह के जीनोटाइप बने? 6 तरह के। एक जीनोटाइप ये, 2, 3, 4, 5, 6। फिनोटाइप की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? बेस्ड ऑन RBC के ऊपर किस तरह की शुगर है उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ है। तो फिनोटाइप का मतलब है ब्लड ग्रुप। यहाँ पे फिनोटाइप का मतलब क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप। तो कितने तरह के ब्लड ग्रुप, कितने तरह के फिनोटाइप पॉसिबल है? पहला फिनोटाइप है ये A वाला, दूसरा है B P2, तीसरा है P3। ये 3 अलग अलग फिनोटाइप हैं जिसमें O ब्लड ग्रुप बोलते हैं इसको B ब्लड ग्रुप बोलते हैं और इसको A ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, ये फिनोटाइप कौन सा है? ये A ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है, मतलब ये P1 जैसा है, ये नया फिनोटाइप नहीं है, ये P1 वाला ही रिपीट हुआ है। ये कौन सा है? ये B ब्लड ग्रुप है, मतलब ये P2 वाला रिपीट हुआ है, ये P2 वाला रिपीट हुआ है। ये जो फिनोटाइप है ये दोनों का कंप्लीट एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब ये कोई नया फिनोटाइप है, तो ये P4 है। क्योंकि ये दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अलग फिनोटाइप हो जाता है, तो इसको P4 बोलेंगे। तो टोटल फिनोटाइप कितने हो गए? A, B, O और चौथा है AB ब्लड ग्रुप, जो हम AB ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के फिनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल हो जाते हैं इस तरह की कंडीशन में। अब इस ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मदद मिलती है। मान लो कोई पर्सन है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, पर्सन 1, और ये पर्सन 2 है जो ब्लड देना चाहता है, पर्सन 2 जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है। ठीक, अब इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें याद रखना पड़ेगा। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटीबॉडीज़ नए ब्लड को, आने वाले ब्लड को डैमेज करके उसको ख़त्म कर देंगी, उसको डैमेज कर देंगे। तो कभी भी हमें वो ब्लड ग्रुप इसके अंदर में, इस पर्सन के अंदर में नहीं डालना जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हो। मान लो अगर एंटीबॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो वो वाला ब्लड ग्रुप कभी भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं भाई। यहाँ पे हमारा एक्सेप्टर है जो इसको ब्लड ग्रुप देना है, और यहाँ हमारा डोनर है जिससे ब्लड ग्रुप जाना है। ठीक, देखो पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर तो एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप A है, अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप क्या है? A, तो इसको कौन कौन डोनर ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है? अगर इसका ब्लड ग्रुप A है तो डोनर के अंदर में इसके पास में कौन सी एंटीबॉडीज होगी? एंटी-B। इसकी बॉडी में एंटी-B एंटीबॉडीज होंगी। तो डोनर की बॉडी में कभी भी B शुगर नहीं होना चाहिए। अच्छा, B शुगर किस किस के पास में नहीं है? पहला तो
जिसका खुद का ब्लड ग्रुप ए हो, भाई अगर उसका ब्लड ग्रुप खुद का ही ए होगा तो वो डोनर हो ही सकता है। दूसरा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसका ब्लड ग्रुप कहाँ गया, ओ है, ये रहा। क्योंकि इसके ऊपर तो कोई भी शुगर ही प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके आरबीसी पर कोई शुगर ही नहीं है और इसके आरबीसी पे जो शुगर है वो ए शुगर है। तो क्योंकि इसके पास ए शुगर है और इसके पास शुगर ही नहीं है तो इसकी वजह से अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर ब्लड है बी, एक्सेप्टर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है तो इसके प्लाज्मा में एंटी ए मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो डोनर होना चाहिए ना उसकी बॉडी में ए शुगर नहीं होना चाहिए। तो डोनर कौन हो सकता है, एक तो खुद इसका वाला बी वाला तो होएगा ही, बी वाले के साथ में ओ, क्योंकि उसके पास शुगर होती ही नहीं है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी है ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एंटी ए वाला एंटीबॉडी भी होता है और एंटी बी वाला एंटीबॉडी भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं तो ना तो हम शुगर ए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना शुगर बी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा आरबी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके पास कोई शुगर नहीं होनी चाहिए, ना ए होनी चाहिए और ना ही बी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ वाला दे सकता है, ओ के अलावा ये कोई भी इसको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। अच्छा, जो चौथा फिनोटाइप था, लास्ट फिनोटाइप था, दैट वाज ए बी। अब यहाँ पे ए और बी दोनों शुगर आरबीसी में प्रेजेंट है तो प्लाज्मा के अंदर में नो एंटीबॉडी, प्लाज्मा में किसी के लिए भी एंटीबॉडी है ही नहीं। तो आप जो नया ब्लड एंटर कराने वाले हो उस पर कोई सी भी शुगर हो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ए ब्लड ग्रुप भी चल जाएगा, बी भी चल जाएगा और ओ भी चल जाएगा, तो इसको कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट देखो, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अच्छा ए बी से भी तो ले सकता है ना, हाँ ए बी वाले से भी ले सकता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसीलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से देखो, अगर डोनर के रिस्पेक्ट में देखें तो ओ वाला ब्लड ग्रुप सबके साथ में जाता है, मतलब अगर यूनिवर्सल डोनर की बात आएगी तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे याद रखना है। मल्टीपल एलेलिज्म में ब्लड ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पर्टिकुलरली हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि भाई अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है या फिर कौन सा नहीं हो सकता, या फिर इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार बच्चों का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई कौन से इनके पेरेंट्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। पेरेंटल टेस्टिंग बोलते हैं हम, जिसमें हम पेरेंट्स को टेस्ट करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर बच्चे के कौन से पेरेंट हो सकते हैं और कौन से पेरेंट नहीं हो सकते, ये वाली टेस्टिंग करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद में यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बाकी जो पोस्ट मेंडलिज्म है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड और मल्टीपल एलेलिज्म से रिलेटेड ही लेने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, वहीं पर फादर है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, ब्लड ग्रुप क्या है ओ। तो पॉसिबल फिनोटाइप या फिर पॉसिबल ब्लड ग्रुप इनके बच्चों में कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बच्चों में कौन कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। देखो सिंपल सा क्रॉस ही करना है। जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, मतलब इसके अंदर में ए बी वाले जीन होंगे। फादर जो है उसके अंदर में स्मॉल आई या फिर आई ओ। सिंपल करने के लिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। अब इसको डायरेक्ट क्रॉस करा दो, भाई ए का क्रॉस करा दो बी के साथ में, ओ का क्रॉस करा दो इनके साथ, ए ओ बी ओ। यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, ए के साथ हो बी के साथ हो, बी के साथ हो। आपको पता है
जो ए और बी हैं वो ओ के ऊपर डोमिनेंट हैं और ओ पूरी तरह से रिसेसिव है। तो ए ओ वाले कितने बनेंगे, हाफ, और ये वाले आधे आधे 1:1 रेशियो। इसका ब्लड ग्रुप होगा ए और इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। तो तीसरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे नहीं बन सकता, 2 ही ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल बन सकते हैं। एक और कंसेप्ट लेते हैं, रिवर्स कंसेप्ट लेते हैं, जहाँ पे बच्चे का जीनोटाइप दे दिया जाता है और किसी एक पेरेंट का जीनोटाइप दे करके आपको दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप पूछा जाता है। जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो कि एक ऑफस्प्रिंग है, किसी पेरेंट का जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का जो जीनोटाइप दिया हुआ है आपको IA-O। अब आपसे पूछा गया है कि भाई फादर के अंदर कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना होगा फादर के अंदर में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस करना होता है लेकिन रिवर्स जा करके उसको बस सॉल्व करना होता है। देखो, जो बच्चा है वो ए बी है, जो बच्चा है वो कैसा है, ए बी है। उसमें मदर आपको पहले ही दे दी गई है कि जो मदर है वो कैसी हैं, IA स्मॉल आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं IA के साथ O। ब्लड ग्रुप इनका ए है। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया कि अगर इसको ए मिल रहा है तो ए तो मदर से ही आएगा, क्योंकि मदर तो बी दे नहीं सकती, और मदर ने अगर ओ दिया होता तो ए बी होता नहीं। तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि मदर से इसने IA जीन एलील लिया है। तो जो दूसरा वाला एलील है ए बी, वो कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा। मतलब फादर के अंदर सारे वो ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं जिसमें कम से कम एक बी की कॉपी होनी चाहिए, एक बी एलील की कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, एक बी एलील की कॉपी कब हो सकती है, एक तो ये कॉपी हो सकती है, एक ये कॉपी हो सकती है, एक ये भी तो कॉपी हो सकती है। बी की एक ही कॉपी चाहिए ना, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो फादर के अंदर ये तीनों पॉसिबिलिटी चल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो डिस्कस करेंगे। वो भी पोस्ट मेंडलिज्म या मेंडल के एक्सेप्शन के तौर पे ही देखे जाते हैं, वो भी अपने आप में बड़े टॉपिक्स हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़े होने से बजाय हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं।